अब हम लोग पिछले वीडियो में हमने आपको रिलेशन और रिलेशन के टाइप्स बताया था और कैसे रिलेशन के टाइप्स को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उसकी पहचान करेंगे, ये बताया था। अगला टॉपिक जो है उसी का जो सेकेंड पार्ट का वीडियो है, जैसा कि मैंने आपको कह रखा है कि एक एक टॉपिक को चैप्टर वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के बाद उसका जो आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को मैं बताऊंगा और आप कॉपी और पेन लेकर बैठा करें, वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाया करें और जहाँ कहीं भी किसी भी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, सलाह दें, आप सजेस्ट करें, उसके अनुसार मैं आगे वीडियो को मॉडिफाई करूँगा। तो देखिए फंक्शन को समझता है, मतलब सारे रिलेशंस जो है ना वो फंक्शन नहीं होंगे, लेकिन जितने भी फंक्शंस बनेंगे ना वो उस रिलेशंस में ही आते हैं, यानी सारे फंक्शन का कुछ ना कुछ पार्टिकुलर रिलेशन होगा ही होगा। ठीक है, एक एग्जांपल से बात को समझते हैं कि सपोज कीजिए एक सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4, दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट्स है 1 4 9 16 और 20। तो रिलेशन के लिए हम लोग क्या करते थे, अगर ए को ए टू बी डिफाइन किया हुआ हो अगर रिलेशन, तो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे हम लोग, बाइनरी प्रोडक्ट भी उसको बोलते हैं, है ना। जैसे कि लेते हैं इसमें 1 1 1 4 1 9 1 16 1 20, फिर 2 से सबको रिलेट करते। तो आपने देखा रिलेशन को समझने के लिए पिछला वीडियो देख लीजिए कि बहुत सारे पेयर्स बनेंगे, बाइनरी पेयर्स बनेंगे दो एलिमेंट का, एक एलिमेंट इससे और एक इससे, क्योंकि रिलेशन ए को डिफाइन किया गया। तो आइए देखते हैं कि अगर उन सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो बहुत सारे पेयर्स बनेंगे, हमको उसमें से जो रिलेशन सिलेक्ट करना है वो रिलेशन का कंडीशन है कि ए कॉमा बी, यानी पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट, ए भी बिलोंग्स टू ए पहले सेट से होना चाहिए और सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू बी दूसरे सेट से होना चाहिए, इस तरीके से कि आपका रिलेशन हो कि बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि सेकेंड एलिमेंट जो हो वो फर्स्ट का स्क्वायर हो। तो उन सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो बहुत सारे पेयर बनेंगे इन दोनों के ए क्रॉस बी निकालने से, उसमें से सिर्फ हमको वो चूज करना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो उसमें से हमको चूज होगा 1 1 2 4 3 9 और 4 6, क्योंकि इसमें सब में आप देखेंगे कि सेकेंड एलिमेंट जो है b इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ए, है ना। 16 4 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है और 1 भी 1 का स्क्वायर है। तो इस रिलेशन को हमने पहले उसमें से सिलेक्ट किया। अब चेक करेंगे कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं, क्योंकि सारे रिलेशन फंक्शन होंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इस रिलेशन को चेक करते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। तब इसके लिए देखिए डायग्राम से बात को हम लोग समझते हैं। देखिए एक डायग्राम हम बनाए, इसमें ए का एलिमेंट लेंगे और इसमें बी का लेंगे। तो ए का एलिमेंट हमारा क्या है 1 2 3 4, ठीक है, और बी का एलिमेंट हमारे पास क्या है 1 4 9 16 और 20, इतना एलिमेंट है। ठीक है, अब इसमें हमारा जो रिलेशन है तो 1 को रिलेट करना है 1 से, तो 1 को हमने किससे रिलेट किया 1 से, 2 को रिलेट करना है 4 से, तो 3 को रिलेट करना है 9 से और 4 को रिलेट करना है 16 से। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या देखा, कैसे पहचानेंगे, तो ध्यान दीजिए जब कभी भी किसी भी रिलेशन को फंक्शन दिखाना हो या वो फंक्शन है या नहीं चेक करना हो, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो पहले एलिमेंट का सेट है वो रिप्रेजेंट करता है आपके डोमेन को। क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, डोमेन को, और दूसरे सेट के जितने एलिमेंट हैं वो रिप्रेजेंट करेगा कोडोमेन को। किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, कोडोमेन को। ध्यान से समझिए बात को। तो अगर डोमेन के सारे कंडीशन फंक्शन होने के लिए देखिए हम लिख देते हैं कि इसमें ऑल एलिमेंट ऑफ ए, फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट का शुड हैव इमेज इन बी। इमेज इन बी का मतलब हो गया कि ए के सारे एलिमेंट का साथ ही मिल जाना चाहिए बी में। ए के सारे एलिमेंट का मतलब कोई भी एलिमेंट इसमें बचा हुआ नहीं रहना चाहिए। अगर गलती से कोई एलिमेंट ऐसा बच जाता
है ना, जिसका स्क्वायर इसमें नहीं रहता तब ये फंक्शन नहीं होता। कंडीशन क्या है कि ए के सारे एलिमेंट का इमेज मिलना जरूरी है बी में, पहली बात। दूसरा कंडीशन और भी याद रखिएगा कि नो एलिमेंट ऑफ ए हैज सेम इमेज इन बी, या इसको ऐसे समझिए कि जैसे ऑर्डर पेयर अगर बनाए ना, तो यहाँ पे सिंपल तरीके से हम लोग समझते हैं कि पहला ये कंडीशन हम लोग का सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे ए के सारे एलिमेंट का इमेज अगर बी में मिल जाए, कोई भी यहाँ स्पेयर नहीं बचना चाहिए, खाली नहीं बचना चाहिए, तो वो मेरा फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये आपके फंक्शन होने के कंडीशन को संतुष्ट करता है, तो ये रिलेशन आपका फंक्शन है। लेकिन मैंने बोला कि सारे एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए, तो एक एग्जांपल और देखिए। सपोज कीजिए ये हमारे पास कंडीशन है, ठीक है, इसके अलावा इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। अगर कोई ऐसा मिले 1 का 1, -1 का भी 1, 2 का, या ऐसे देखते हैं 1 का इमेज नाम बदल दीजिए, ए, 2 का बी, 3 का सी, एलिमेंट तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 4 का ई, एफ। अब मान लीजिए ये इससे भी रिलेटेड है और ये इससे भी रिलेटेड है, ये भी इससे रिलेटेड है, ये भी इससे रिलेटेड है और ये भी इससे रिलेटेड है। तो इसमें भी, इस कंडीशन में भी अगर आप इसको सेट ए समझेंगे और सेट बी समझेंगे तो क्या देख रहे हैं, सेट ए के सारे एलिमेंट का इमेज जो है बी में मिल गया, कोई भी एलिमेंट सेट डोमेन में कोई भी एलिमेंट आपका खाली नहीं बचा, तो क्या ये फंक्शन होगा? क्योंकि हमने बताया कि ऑल एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव इमेज इन बी, तो ठीक है, ए के सारे एलिमेंट का बी में इमेज है, तो क्या ये फंक्शन होगा? तो अब यहां पे ध्यान दीजिए कि ये फंक्शन नहीं होगा। ये फंक्शन क्यों नहीं होगा? ठीक है, सारा एलिमेंट तो इंगेज हो गया, फर्स्ट क्राइटेरिया पूरा हो गया, लेकिन किसी भी एक एलिमेंट का बी में 2 इमेज नहीं होना चाहिए। तो नो एलिमेंट इन ए शुड हैव more than one image, ONE लिख दीजिए, 1 इमेज इन बी। किसी का भी एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। अगर इसका ऑर्डर पेयर अगर आप बनाते तो क्या आता, 1, A, लेकिन फिर आता 1, B, 2, C, 3, E और 4, F, ये आता है इसका ऑर्डर पेयर। तो याद रखिएगा, कभी डोमेन जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर आपको कंफ्यूजन हो इस तरीके में तो क्या कीजिए, सबका ऑर्डर पेयर बना लीजिए। यहां पे देखिए, कोई भी डोमेन यानी पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर पहला एलिमेंट कभी रिपीट कर गया इसमें ऑर्डर पेयर में तो वो फंक्शन नहीं होगा। अगर सारे एलिमेंट इन्वॉल्व हैं तो भी, खाली नहीं बचा तो भी वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन होने का ये क्राइटेरिया है। इस आधार पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कोई की गिवन रिलेशन फंक्शन हो सकता है कि नहीं। वीडियो को पॉज करके समझिए। सारा एलिमेंट जो है फर्स्ट सेट का, डोमेन का सारा एलिमेंट आपका यूज हो जाना चाहिए, पहला कंडीशन। और दूसरा, डोमेन के किसी एलिमेंट का बी में एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा इमेज हो गया तो ऑर्डर पेयर में डोमेन रिपीट हो जाएगा सेम डिजिट और तब वो फंक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले फंक्शन को पहचाना कीजिए कि कोई भी गिवन रिलेशन फंक्शन है या नहीं। ठीक है, अब आइए इसके टर्म्स को हम लोग समझते हैं कि इस फंक्शन में डोमेन और कोडोमेन और रेंज क्या होता है। ठीक, डोमेन क्या होगा? किसी भी गिवन अगर फंक्शन हो गया वो, तब उसका डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, डीएफ। तो देखिए, डोमेन ऑफ फंक्शन हो गया, उसके लिए कोई स्पेशल आपको दिमाग यहां नहीं लगाना है। जितने भी एलिमेंट आपके मिलेंगे ए में जिसका इमेज बी में बनना चाहिए,
तो वो आपका डोमेन हो गया। तो 1 2 3 और 4 ये एलिमेंट्स जो देख रहे हैं आपका डोमेन हो गया। ठीक है, को डोमेन आपका क्या हो गया, तो उसमें भी ध्यान रखिएगा बी सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो आपके को डोमेन हो गए। 1, 4, 9, 16, 20। देखिए बी में एलिमेंट स्पेयर बच सकता है फंक्शन में, ए में खाली नहीं बचना चाहिए, और किसी भी एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए, ये बस ध्यान रखिएगा। उस आधार पे सेट ए में जितने भी एलिमेंट है वो आपका डोमेन हो गया, और सेट बी में जितने भी मेंबर्स हैं एलिमेंट है वो आपका को डोमेन हो गया। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रेंज। इसमें आपको रेंज पता करना होता है कि रेंज क्या होगा। तो देखिए रेंज हमेशा सेकेंड सेट से लिया जाता है। रेंज का मतलब होता है कि ऑल एलिमेंट ऑफ बी, सेकेंड सेट, नहीं भी याद रहे तो याद रखिएगा सेकेंड सेट जिससे आप रिलेट कर रहे हैं, सेकेंड सेट, ऑल एलिमेंट ऑफ बी विच हैव एट लीस्ट वन प्री इमेज, वन प्री इमेज। देखिए इसका ये 4 इमेज है, लेकिन 4 का प्री इमेज है 2। तो जिस जिस एलिमेंट का प्री इमेज होगा वही आपका केवल रेंज हो सकता है। डोमेन में सब आ गया, लेकिन जब आपको इसी का रेंज निकालना होगा, यानी कि रेंज ऑफ फंक्शन, तो देखिए किसका, इसका 1 का प्री इमेज है तो 1, 4, 9, 16, 20 को हमने छोड़ दिया, इसलिए छोड़ दिया कि 20 का कोई प्री इमेज जो है वो फर्स्ट सेट में नहीं है। तो जिसका प्री इमेज बनेगा वही रेंज में केवल आएगा, रेंज हो जाता। तो रेंज कभी भी याद रखिएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रेंज, रेंज में कभी नंबर ऑफ एलिमेंट लेस देन और इक्वल टू कोडोमेन, कोडोमेन के एलिमेंट से या तो कम होगा या उसके बराबर होगा। कभी कोडोमेन में जितने एलिमेंट्स है उससे ज्यादा रेंज हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये फर्क अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन दो तरह का पहले पढ़ेंगे हम लोग, वन फंक्शन एंड मेनी वन फंक्शन। फिर उस वन फंक्शन का भी टाइप्स होता है ऑन टू फंक्शन एंड इनटू फंक्शन। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले हम लोग समझते हैं वन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जब कभी भी कोई रिलेशन का जो ऑर्डर्ड पेयर आपको दिया जाए ना, उस ऑर्डर्ड पेयर से क्या कीजिएगा, ये डायग्राम बनाना सीख जाइए। ये डायग्राम आप बना लिया कीजिएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसका एलिमेंट अभी हम लोग देखें 1 2 3 4 था। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ले लिए 1 4 9 16 था, और यहाँ पे एक 20 भी था। ठीक है, तो तत्काल हम लोग 20 यहाँ पे नहीं लेते हैं, कुछ बात समझाना है, समझ लीजिए। और इसको जो रिलेट किए थे हम लोग इमेज और प्री इमेज, पिछले एग्जाम्पल में जो समझाए थे आपको वो ये था। ठीक है, तो देखिए ये जो सेट ए देख रहे हैं और ये सेट बी का, सेट ए का हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज है। हर एक एलिमेंट का क्या है, एक ही इमेज है बी में। देख रहे हैं, इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है। तो अगर किसी भी रिलेशन में, ठीक है, किसी भी रिलेशन में ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज, वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन, इन कोडोमेन, कोडोमेन। ठीक है, यहां पे आप लिख सकते हैं कि एलिमेंट ऑफ डोमेन, एलिमेंट, अभी सब डिफिनीशन पूछा नहीं जाता है, बात को समझिए। तो सबसे पहला कंडीशन तो ये हो गया कि सारा एलिमेंट जो है वो उसका इमेज मिल गया आपको बी में, कोई भी खाली नहीं बचा, और किसी भी एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज नहीं मिला, एक से ज्यादा इमेज नहीं मिला। तो ये दो कंडीशन पे ये फंक्शन हो गया। अब अगर वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन हो, मतलब सबका एक ही इमेज हो,
तो वो 1-1 फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है? 1-1 फंक्शन। लेकिन एक कंडीशन हो सकता है यहां पे ऐसा भी, देखिए मेनी वन फंक्शन में, जैसे देखिए ये 1 है, ये -1 है, ये 2 है, ये -2 है, ये 1 है, ठीक है, ये 3 है, ये 4 है। तो अगर यहां पर भी कंडीशन हो स्क्वायर ऑफ का ही, देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, -1 का भी स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, -2 का स्क्वायर क्या होता है, उसका भी स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। तो आपके पास जो यहां ऑर्डर पेयर आया 1-1, -1-1, 2-4 और -2-4, देख रहे हैं। याद रखिएगा कि सारा एलिमेंट ए का जो है वो इंगेज हो गया, सारा एलिमेंट, ठीक है, और कोई भी एलिमेंट का डोमेन रिपीट नहीं हुआ, तो ये तो फंक्शन हुआ, कंफर्म हो गया कि ये फंक्शन है, क्योंकि दोनों क्राइटेरिया ये पूरा कर रहा है। एक तो सारा जो है इसमें एलिमेंट उसका इमेज बन रहा है बी में, और किसी भी एलिमेंट का जो है ना 1 का एक ही इमेज बन रहा है ना, -1 का भी एक ही इमेज बन रहा है ना, भले सेम इमेज हो, ठीक है। कभी भी डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए, पहला मेंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, तो फंक्शन हो गया। लेकिन यहां पे क्या देख रहे हैं, एक का एक इमेज है, लेकिन यहां पे देखिए 2 एलिमेंट का, मोर देन 1 एलिमेंट का एक इमेज है ना, यानी कि मोर देन 1 एलिमेंट इन ए हैव सेम इमेज इन बी, सेम इमेज इन बी, एक से ज्यादा एलिमेंट का बी में सेम इमेज होना चाहिए। तो ये आपका मेनी वन फंक्शन हो गया, ठीक है। 1-1 फंक्शन समझ गए, मेनी वन फंक्शन हो गया, ठीक। अब इसमें समझिए कि 1-1 फंक्शन भी 2 तरह का होता है, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। मेनी वन में भी होता है इनटू फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। तो उसको हम लोग समझते हैं कि इनटू, ये आप पहले नोट कर लीजिए कि 1-1 फंक्शन का देखिए एग्जांपल क्या होता है और मेनी वन फंक्शन का एग्जांपल क्या होता है। अब इसमें इनटू ऑन टू फंक्शन को हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब उसको देखिए 2 कंडीशन हम लोग देखते हैं, एक हमारे पास ये ऊपर कंडीशन जो गिवन है ये है ही, और एक दूसरा कंडीशन हम लेकर चलते हैं। हम सेम एग्जांपल ले रहे हैं सब में ताकि आपको समझना आसान हो। 1, 4, 9, 16 है ना, 16 और 20, ठीक है। और इसको रिलेट किए हम इससे, इसको रिलेट किए इससे, जो एक बार रिलेशन एस्टेब्लिश्ड हो गया उसी को समझिए। देखिए इसमें ध्यान से, कोडोमेन के सॉरी इसमें देखिए आप दोनों में क्या अंतर होता है। 1-1 फंक्शन में ही इनटू और ऑन टू फंक्शन को हम लोग समझ रहे हैं। तो यहां पे देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि कोडोमेन का सारा एलिमेंट जो है उसका प्री इमेज बन रहा है, कोई भी एलिमेंट कोडोमेन में आपका खाली नहीं बच रहा है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि इसका जो कंडीशन है इसमें आप बोल सकते हैं कि कोडोमेन जो आपका है, कोडोमेन सारा एलिमेंट होता है, और रेंज जो है वो दोनों आपका सेम हो गया, यानी कि कोई भी एलिमेंट स्पेयर नहीं बचा। तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचा जिसका प्री इमेज नहीं है, तब ये आपका ऑन टू फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा ये? ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। सेकेंड वाले एग्जांपल में देखिए, मान लीजिए ये सेट ए है और ये सेट बी है। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि कोडोमेन है आपका 1, 4, 9, 16 और 20, लेकिन रेंज इसमें क्या है? तो रेंज बोले कि जिसका प्री इमेज होगा वही केवल रेंज में आएगा। देखिए इसमें रेंज है आपका 1, 4, 9 और 16, केवल ये है, जबकि आपका कोडोमेन जो इसमें है वो है 1, 4, 9, 16 और 20। अगर एक भी एलिमेंट सेकेंड सेट में खाली बच गया, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो, जिसका प्री इमेज नहीं है, तब ये फंक्शन आपका इनटू फंक्शन हो गया। कैसा फंक्शन हो गया? इनटू फंक्शन हो गया। क्लियर है बात? कि अगर सारे एलिमेंट्स यानी कोडोमेन और रेंज अगर आपस में बराबर हो तो वो आपका ऑन टू फंक्शन है। कहने का मतलब एक्स का दुनिया में कोई भी वैल्यू लेंगे तो उसका कोई ना कोई वैल्यू हमको बी में मिल जाएगा।
अभी हम लोग अलजेब्रिक जो वेरिफिकेशन करेंगे ना, तो उसमें इन बातों को समझेंगे। आप केवल ध्यान रखिएगा कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट का अगर प्री इमेज बन रहा है तो वो ऑन टू फंक्शन हो गया, और कोडोमेन के सारे एलिमेंट का प्री इमेज नहीं बन रहा है तो वो आपका इनटू फंक्शन होगा। अगर सिंगल सिंगल रिलेटेड है तो 1 ऑन टू 1 इंटू होगा, और यही अगर मोर देन एक एलिमेंट का सेम इमेज हो और यही कंडीशन हो कि सेकेंड सेट का सारा एलिमेंट यूज्ड अप हो गया हो, है ना। जैसे अगला एग्जांपल में समझिए, ये 1 ऑन टू और इनटू है। मेनी 1 ऑन टू इनटू में बस भड़बली आप समझ लीजिए कि उसमें कुछ खास होता नहीं है। उसमें मेनी 1 में होगा कि इसका भी 1 इमेज है, इसका भी 1 इमेज है, और अगर उसमें भी सेकेंड का सारा एलिमेंट का प्री इमेज बन रहा है तो ऑन टू होगा, और अगर उसमें भी स्पेयर बच रहा है तो वो क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा। ठीक है, तब आपके मेनी 1 में भी लगभग यही कंडीशन से आपको इनटू और ऑन टू फंक्शन आपको सेटिस्फाई करना है। आइए कुछ एग्जांपल से हम लोग बात को समझते हैं। इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं कि ऑन टू और इनटू फंक्शन के बारे में 1 और हम लोग अल्जेब्रिक वेरिफिकेशन ऑफ 1 एंड मेनी 1 फंक्शन, 1 और मेनी 1 फंक्शन का अल्जेब्रिक वेरिफिकेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, मतलब अलजेब्रा के थ्रू हम लोग कैसे साबित कर सकते हैं कि वो फंक्शन ऐसा होगा या नहीं। तो इसका स्टेप समझ लीजिए। देखिए, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक फंक्शन है f(x) इजिकल टू x 2x प्लस 3, और एक एग्जाम्पल मेरा है f(x) इजिकल टू x स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या होता है, ये जो डायग्राम आप बनाते हैं बच्चों, ठीक है, तो ये अगर डोमेन को रिप्रेजेंट करता है तो x का वैल्यू आप इसमें लेते हैं, और x के वैल्यू रखने से जो सॉल्यूशन आता है आपका वो आप इसमें रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए x का कोई भी वैल्यू रखिएगा 1, x का वैल्यू 1 रखिएगा तो 2 1 जा 2 और प्लस 3 इसका 5 आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू अगर आप -1 रखते हैं, -1 रखते हैं तो क्या आएगा, ये 1 आ जाएगा, मतलब ये रिलेट होते चला जा रहा है। ठीक है, ये मीनिंग हुआ इसका। लेकिन अलजेब्रिकली जब आपको इसको वेरीफाई करना है तो आप क्या कीजिएगा, सबसे आसान मेथड समझ लीजिए कि इसका एक स्टेप है कि एक बार निकालिए आप x1, यानी कि x के जगह x1 ले लीजिएगा, तो इसमें भी आपको x के जगह अगर x1 लीजिएगा तो 2x1 प्लस 3 हो गया। एक बार आप क्या कीजिए x2, x के जगह दूसरा वैल्यू लिए, जगह ना बार बार वैल्यू हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो इस बार x के जगह x2 लिए, तो इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा 2x2 प्लस 3, और यहाँ पे क्या कर दीजिएगा f(x1) इज इक्वल टू f(x2), दोनों वैल्यूज को बराबर करते हैं। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज को अगर बराबर करते हैं तो हमारा हो जाएगा 2x1 प्लस 3, है ना, ये इक्वल हो जाएगा 2x2 प्लस 3 का, और इसको हम लोग अलजेब्रिकली सोल्व करते हैं। सबको लेफ्ट में ले आइए, देखिए 2x1 माइनस 2x2 प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0, 0 आ गया। अब ये प्लस 3 और माइनस 3 कट गया, इसमें से 2 कॉमन लेके 0 के नीचे कर दीजिएगा तो क्या आया, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, तो क्या आया, x1 इज इक्वल टू आपका x2 आ गया, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। यानी कि x1 कोई एक सिंगल वैल्यू के लिए आपको एक सिंगल इमेज ही मिला, x2 मिला। अगर x1 का एक ही वैल्यू x2 निकल के आया, एक वैल्यू, तो वो आपका 1 फंक्शन हो गया। कैसा फंक्शन हो गया, 1 फंक्शन। ध्यान से देखिएगा कि अगर x1 का एक ही वैल्यू आया निकल के अलजेब्रिकली इस मेथड से सोल्व करने से, तो वो आपका 1 फंक्शन हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे ये देखिए, इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे। एक बार f(x1) रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये x1 का स्क्वायर, एक बार f(x2) रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x2 का स्क्वायर, और क्या करना है, f(x1) इज इक्वल टू f(x2) कर दीजिएगा। तो देखिए दोनों वैल्यू को लिखिए तो यहाँ मिलेगा x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देते हैं और स्क्वायर रूट करके बोलते हैं कि x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। लेकिन अलजेब्रिकली आपका वो मेथड टोटली रॉन्ग होता है। कभी भी वैल्यू जो निकालिए ना तो फैक्टराइज करके, तो फैक्टराइज करके वैल्यू निकालने का मतलब हुआ इसको इधर लाइए, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया।
अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार लिखेंगे ए प्लस बी और एक बार लिखेंगे आप ए माइनस बी, यानी दो फैक्टर्स आया इसका। अब एक बार इससे वैल्यू निकालेगा तो x1 इजकल टू माइनस x2 आएगा और एक बार इससे वैल्यू निकालेगा तो x1 इजकल टू प्लस x2 आएगा। देखिए दोनों में अंतर, यहाँ x1 का एक और केवल एक ही वैल्यू आया, इसीलिए ये 1 1 फंक्शन हो गया। लेकिन यहाँ x1 का आपका दो वैल्यू आ गया, x1 का वैल्यू माइनस x2 भी हो सकता है और x1 का वैल्यू प्लस x2 भी हो सकता है। जैसे डायग्रामेटिकली अगर आप इसको बनाएंगे तो भी बातें समझ में आ जाएगी। ये x लिए और ये आपका fx है, ठीक है। x का वैल्यू रखिए, यहाँ x का वैल्यू 1 रखिए, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, ठीक है। अब x का वैल्यू -1 रखिए, तो -1 का स्क्वायर भी 1 आ जाएगा। x का वैल्यू 2 रखिए तो 4 आ जाएगा, -2 भी रखिएगा तो भी 4 आएगा। तो देखिए ये इससे रिपीट हुआ और इसका इमेज ये बना, तो इसका जो ऑर्डर्ड पेयर अगर आप बनाएंगे तो मेनी 1 हुआ कि नहीं, यानी कि डोमेन के मेनी एलिमेंट का एक सिंगल रेंज हो रहा है। तो इस तरीके से अगर x1 का दो वैल्यू अगर आ जाएगा तो वो आपका मेनी 1 फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा? मेनी 1 फंक्शन होगा। ये सब फंक्शन एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जो एक बार में अच्छे से समझ में नहीं आता है, इसलिए वीडियो को बार बार पॉज। किसी भी फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे निकाला जाता है, आइए उस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि किसी भी फंक्शन का डोमेन और रेंज हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कोई एक फंक्शन हम लोग लेते हैं। देखिए फंक्शन है हमारा, एक क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू 2x + 1 बाई x - 2। एकदम सिंगल मेथड समझ लीजिए कैसे डोमेन, वो तो हो गया वहाँ पे पेयर्ड में समझ गए, लेकिन अलजेब्रिकली अगर दे दिया जाएगा तो भाई x का तो जहाँ पे बोल देगा कि फंक्शन जो आपका डिफाइंड हुआ है रियल टू रियल। रियल टू रियल का मतलब होता है पहला एलिमेंट भी रियल नंबर, रियल नंबर में तो कुछ भी आता है, माइनस, प्लस, फ्रैक्शन, डेसिमल सब आ जाता है। कितना नंबर लीजिएगा, रेंज भी आपका रियल होना चाहिए, डोमेन भी आपका रियल नंबर होना चाहिए। तो इनफाइनाइट हो जाएगा तो उतना तो बैठ के आप निकालने जाएंगे नहीं कि कौन कौन सा इसका डोमेन होगा, ठीक है, कौन कौन सा डोमेन होगा। तो इसके लिए देखिए तरीका, अब थोड़ा सा पुराने क्लासेस के अलजेब्रा में आइए कि देखिए आप जानते हैं कि 3/0 अगर होता है दुनिया में तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, मतलब इसका कोई डिफिनीशन दुनिया में नहीं हो सकता है। 3 में अगर आप किसी भी चीज़ में डिनोमिनेटर में अगर 0 से डिवाइड कर देते हैं तो वो मीनिंगलेस हो जाता है। यानी कि डिनोमिनेटर में जो आपका दिया हुआ है x - 2 ये इक्वल टू 0, सॉरी इसका क्या होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए, तो शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यानी कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो वो क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। अब इसको इन इक्वेशन से अगर आप सोल्व करेंगे तो क्या करते हैं, x को अकेला करने के लिए यहाँ -2 है तो इसमें आप +2 करेंगे, तो दूसरे तरफ भी क्या करेंगे, +2 करेंगे, यहाँ ये कट गया। x का वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 2, मतलब x के जगह आपका 2 नहीं होना चाहिए। तो 2 के अलावा दुनिया का जितना भी रियल नंबर है, क्योंकि आपका फंक्शन में डोमेन भी रियल नंबर है, तो उस रियल नंबर में से इसको बिरादरी से हटा देना है। तो आपका डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा कि देखिए रियल नंबर में से हटा देना है किसको, 2 को। ये आपका डोमेन ऑफ द फंक्शन हो गया। पूरे रियल में से 2 को हटा दीजिए, 2 - 2 0 हो जाता, इसलिए मीनिंगलेस बन जाता। तो उसको छोड़ के कोई भी वैल्यू जो रियल नंबर का है वो आपका डोमेन हो गया। तो इस तरीके से डोमेन निकाला जाता है। अब अगर आपको देखिए ये डोमेन निकालने का फार्मूला था कि हम लोग को चेक करना होता है कि जिससे वो मीनिंगलेस ना हो जाए आपका एक्सप्रेशन, उस कंडीशन को केवल आप वेरीफाई कर दीजिए। प्रैक्टिस में मैं और भी क्वेश्चन बताऊंगा आपको। रेंज देखिए, अगर आपको रेंज निकालना होगा फंक्शन का तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, ये जो fx देख रहे हैं ना, fx की जगह y ले लीजिए, तो ये हो जाएगा y = 2x + 1 बाई x - 2। fx की जगह y ले लिए। यहाँ पे आपका क्या था एक्सप्रेशन, y = 2x + 1 बाई x - 2 है, यानी कि आपके एक्सप्रेशन का सब्जेक्ट क्या है, x। तो सब्जेक्ट x है तो x के साथ गेम खेलेंगे तो x का ना वैल्यू आएगा, और x तो डोमेन होता है।
हमको रेंज निकालना है। तो इसको सबसे पहले क्या कीजिए, बीजगणित के तरीके से y को मल्टीप्लाई किए x माइनस 2, मतलब आपको सीधा मीनिंग समझिए कि y इजिकल टू इन x है ना रिलेशन, तो हमको x इजिकल टू y में रिलेशन लाना है, सब्जेक्ट चेंज करना है। तो y को मल्टीप्लाई किए x माइनस 2 से, तो ये हो गया 2x प्लस 1। अब देखिए xy माइनस 2y इजिकल टू हो गया 2x प्लस 1, और चूंकि हमको x को सब्जेक्ट बनाना है तो x इकट्ठा रखते हैं। देखिए xy माइनस 2x इजिकल टू 1 प्लस 2y, और यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिएगा तो y माइनस 2 इजिकल टू 1 प्लस 2y। ध्यान से देखिए तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस 2y बाई y माइनस 2, ये आ गया आपका, यानी कि सीधे पलट दिए। अब y जो है हमारा, y के वैल्यू इससे हमको निकल सकता है, और y का वैल्यू जो है वो f(x) है, यानी रेंज ऑफ फंक्शन है। तो यहाँ पर भी आप कंडीशन अगर देखिएगा तो आपके डिनोमिनेटर में क्या आ गया y माइनस 2, तो डिनोमिनेटर में तो भैया 0 होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे कि y माइनस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू जो है वो 0 मतलब 2 के बराबर यहाँ भी नहीं होना चाहिए। तो रेंज ऑफ फंक्शन हो गया आपका रियल नंबर में से, फिर इस बिरादरी को 2 को आप छांट दीजिए, मतलब दुनिया के सारे रियल नंबर में से 2 को केवल हटा देंगे तो जो बचेगा वो डोमेन आ गया, रेंज आ गया। यहाँ पे एक जादू आप क्या देखें ना, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में अच्छा एग्जांपल हमने सिलेक्ट किया था कि डोमेन ऑफ द फंक्शन और रेंज ऑफ द फंक्शन दोनों सेम है। ध्यान दीजिएगा, फंक्शन का डोमेन और फंक्शन का रेंज दोनों सेम है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, मिलाना है ना, आपस में मिलाना है, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हम लोग समझते हैं। सपोज कीजिए एग्जांपल से कि एक फंक्शन मेरा दिया हुआ है f(x) इजिकल टू 2x प्लस 1, और दूसरा फंक्शन दिया हुआ है g(x) इजिकल टू x स्क्वायर प्लस 3x। फंक्शन वर्ड सुन के कन्फ्यूज मत होइएगा, 9th क्लास में जो आपने पॉलिनोमियल पढ़ा था उसी का नाम फंक्शन हो गया। बच्चा में नाम किट्टू बिट्टू टिट्टू होता है, बाद में एक स्कूल का नाम होता है, उसी पॉलिनोमियल को फंक्शन बोला जाता है, इसमें कोई यूनिक चीज़ नहीं है। ये दो फंक्शन है, मतलब एक आपका 2 है। अगर इसमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब हो गया कि आपको निकालने के लिए दे सकता है f ऑफ f, आपको निकालने के लिए दे सकता है g ऑफ गॉफ, आपको निकालने के लिए दे सकता है ना फॉग। इस तरह से आपको तरह तरह से कंपोजिशन निकालना होता है। बहुत आसान चीज़ है, बस बेसिक को समझ लीजिए। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं कभी भी, कोई भी, जैसे मान लीजिए आपका फंक्शन दिया ना f(x) इजिकल टू 2x प्लस 1, तो अगर यहाँ पे 9th में पढ़े हैं f माइनस 2 निकालना है तो क्या करते थे, x की जगह माइनस 2 रख देते थे। अगर f माइनस 2 निकालना है तो x की जगह क्या करते थे, माइनस 2 रख देते थे, और इसका जो वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाता था तो वो कैलकुलेट कर लेते थे। एक सब्स्टिट्यूशन हम लोग किया करते थे, बस इसी प्रोसेस को यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। देखिए f ऑफ x का मतलब हो गया f(x), दोनों f है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसको हम लोग लिखे f, और f(x) की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 2x प्लस 1 दिया हुआ है हमारा, 2x प्लस 1, ये हो गया। ये निकालना है हमको इसका वैल्यू निकालना है। अब देखिए यहाँ वापिस कि सिंस f(x) इजिकल टू आपका गिवन है 2x प्लस 1, चूंकि f वाला सेलेक्ट किए, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर आपको f 2x प्लस 1 का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, x की जगह 2x प्लस 1 रख देंगे। इसमें अभी बताया ना माइनस 2 है, तो आप क्या करेंगे, x की जगह देखिए 2 लिखे और x की जगह रख दिए 2x प्लस 1, ठीक है। केवल x की जगह हम 2x प्लस 1 रखें प्लस 1। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 2 2 जा 4x प्लस 2 प्लस 1, तो ये क्या आ गया, 4x प्लस 3 आ गया आपका, क्या आ गया, 4x प्लस 3 आ गया। तो ये आपका जो निकल के आ गया, ये फॉफ निकल के आ गया। बस सिंपल सा काम करना होता है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। उसको कैसे आप रिप्रेजेंट, जैसे मान लीजिए कि आपको निकालना है गॉफ, ठीक है। अगर हमको गॉफ निकालना है तो इसका मतलब हो गया, गॉफ का मतलब g ऑफ ब्रैकेट में f(x), देखिए g ऑफ f(x), g पहले f बाद में, ठीक है। तो इसको मॉडिफाई करके लिखेंगे g और f(x), तो f(x) आपका क्या है फिर 2x प्लस 1।
अच्छा, जी वाला फंक्शन यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। तो जी वाला फंक्शन है जी एक्स इजिकल टू क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, ये है आपका। अब हमको क्या करना है, हमको जी एक्स इजिकल टू, तो क्वेश्चन दिया हमको ये निकालना है, मतलब x के जगह आप ये वैल्यू इसमें रख दीजिए, x के जगह ये वैल्यू रखेंगे तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर अब प्लस 3 इंटू, फिर इस x के जगह भी रखना होगा 2x प्लस 1, और इसको सोल्व कीजिए। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस 6x प्लस 3, और शॉर्ट अगर इसको कर देंगे तो क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3। ये आपका क्या निकल के आ गया, ये आपका निकल के आ गया g ऑफ f(x). यानी सिंपल, इसका आपके प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। सिंपल सा मतलब है कि जैसे इसका अगर निकालना होता है तो क्या लिखेंगे, f ऑफ gx, इसको आप क्या निकालेंगे f ऑफ gx, और सबसे पहले gx का जो भी वैल्यू होगा वो यहाँ रख देंगे तो f ऑफ दैट वैल्यू आ जाएगा। फिर f का जो वैल्यू होगा वो लिख के और x के जगह ये वैल्यू रख के उसको अलजेब्रिकली सोल्व करेंगे। 2-3 बार आप इस प्रोसेस को देखिए, आपको बहुत आसानी से कंपोजिशन ऑफ फंक्शन समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग इन्वर्टेबल फंक्शन। क्या देखते हैं, इन्वर्टेबल फंक्शन। तो गिवन फंक्शंस आर इन्वर्टेबल ओनली इफ गिवन, मतलब दो फंक्शन जो है वो आपस में इन्वर्टेबल हो सकता है कि नहीं, अदला बदली हो सकता है कि नहीं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अभी जो पीछे भी एग्जांपल दिए थे f ऑफ x और g ऑफ x, तो उसका फॉग और गॉफ दोनों निकालने पे x आ जाए। x का मतलब हो गया आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब हो गया, देखिए आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब हो गया जैसे f(x) इजिकल टू x दिया हुआ है, अगर आप इसमें अब आप सेट तैयार करिए, x का वैल्यू 1 रखिएगा तो f(x) भी 1 आएगा, x का वैल्यू 2 रखिएगा तो f(x) भी 2 आएगा। मतलब जिसका डोमेन और रेंज सेम नंबर आता चला जाए वो आइडेंटिटी फंक्शन होता है। इसका कभी भी ग्राफ बनाइएगा तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ठीक है। तो अगर उसका फॉग और गॉफ आइडेंटिटी फंक्शन हो जाए तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर दोनों फॉग और गॉफ अगर उसका आइडेंटिटी फंक्शन हो गया तो उसको हम लोग सीधे डायरेक्ट हम लोग क्या बोलेंगे, वो फंक्शन इन्वर्टेबल है, उसका इन्वर्स आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो उसका इन्वर्स फंक्शन हम लोग निकाल सकते हैं। फिर एक एक करके हम लोग इसके बाद जो अब फंक्शन का टॉपिक लगभग जो आपके सिलेबस में है वो सारे इसमें कवर्ड हो गए। और मैं आपसे बोलूँगा कि वीडियो को बार बार पॉज करके कॉपी पेन के साथ बैठ के देखिए, जहाँ जो टॉपिक समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर एडवाइस कीजिए। और फिर मिलते हैं हम लोग अपने इस सीरीज के अगले वीडियो प्रैक्टिस सेशन में।